देखिए, एक बात एक लाइन में यदि हम इसको डिफाइन करें सौरभ, तो मैं साफ तौर पे जो इतने सालों से देख रहा हूँ, मैं एक लाइन में ये कहूँगा कि मोदी अपनी भक्ति के बारे में, अपने सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर के बिल्कुल भी हिपोक्रेट नहीं है। वो दम्भ नहीं करते हैं, जो है वो है और वो उसको दिखाते हैं। चाहे फिर वो उनकी घर छोड़ के जाने की कहानी है और जंगलों में घूमने की और पर्वतों में घूमने की, अध्यात्म की खोज में, और उसके बाद फिर वापस सामाजिक जीवन में आने की जो बात है, या फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद, या राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े रहते हुए जो उन्होंने लेख लिखे उसमें अपने विचारों को व्यक्त करना, या फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों का एक तरह से पुनरुत्थान करना, उन्हें रिजुविनेट करना, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि वो हिपोक्रेट नहीं है। एटलीस्ट वो दम्भ नहीं करते हैं, जो है वो उसको पूरे कन्विक्शन के साथ लोगों के सामने रखते हैं। और शायद यही वजह है कि पिछले 1 सालों में जो आप जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, पिछले 11 सालों में, वो हमें देखने को मिल रहा है। हमने कब सोचा था कि इस देश में भजन जैमिंग होगी। दिल्ली के अंदर ही अभी कुछ दिन पहले एक कॉन्सर्ट हुआ था जहाँ पे इस देश की युवा पीढ़ी जो है वो भजन पर झूमते हुए आपको नजर आई। तो ये परिवर्तन जो है, ये कहीं ना कहीं जो लीडर होता है उस समय का, उससे इंस्पायर होता है, उसकी भावनाओं में और उसके जो विचार हैं उसमें कितनी ऑनेस्टी है, उसमें कितना क्लैरिटी है, वो कितने कन्विक्शन के साथ रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ नैरेटिव नहीं रखता है, वो यथार्थ में चीज़ों को बदलते हुए भी दिखाता है। वो यथार्थ में चीज़ों को बदलाव को भी दिखाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। यहीं से नज़दीक में द्वारका का तीर्थ है, और द्वारका बेट द्वारका भी है वहाँ पे, जो कि द्वारका से सदियों से डिस्कनेक्टेड थी। और वहाँ पे अगर आपने देखा हो तो उसकी पूरी डेमोग्राफी बदल गई थी 40 साल में। जहाँ 1200 की पॉपुलेशन में पहले 800 हिंदू हुआ करते थे, अब वहाँ 800 मुस्लिम समाज के लोग आ गए थे, यानी अतिक्रमण बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब देखिए, पिछले 3 सालों में पूरी तरह उसे जो है क्लीन कर दिया गया, और आज बेट द्वारका को एक बड़े आध्यात्मिक केंद्र के तौर पर, जो उसका सम्मान है, उस तौर पे उसे डेवलप किया जा रहा है। सिग्नेचर ब्रिज बना करके उसे कनेक्ट किया गया मेनलैंड के साथ। तो वो यथार्थ में वो हमने देखी तस्वीरें, और वो उस वक्त भी मुझे याद है उसकी बड़ी आलोचना हो रही थी। बहुत से लोग कह रहे थे कि ये तो मुसलमानों के ऊपर जो है सीधा जो है एक टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आपने जो शब्द इस्तेमाल किया अतिक्रमण, वो अतिक्रमण हटाया जा रहा था, लेकिन तब भी उसकी हमारे देश में आलोचना हुई। मुझे याद है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनकी शुरुआती जो कुछ धार्मिक कार्यक्रम थे उसमें पशुपतिनाथ मंदिर गए थे नेपाल में, और उस वक्त उनका मंदिर में जाना इतना बड़ा हुआ खड़ा हो गया था कि कैसे भारत जैसे देश के सेक्युलर देश का प्रधानमंत्री ऐसे खुले में मंदिर की यात्रा कर सकता है, मंदिर के दर्शन कर सकता है। फिर एक चुनाव से पहले अगर आपको याद हो, केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाने के लिए नरेंद्र मोदी चले गए थे। वो तस्वीरें आई तो लोगों ने कहा देखिए ये तो ध्यान भी मीडिया कैमरों के सामने कर रहे हैं। लेकिन जो शब्द अभी इस्तेमाल कर रहे थे हमारे साथी, उन्होंने जो आपको बताया कि हिपोक्रेसी नहीं है नरेंद्र मोदी की, कम से कम जो मन में है वो बाहर है, अंदर से हिंदू होने का भाव है, उसकी भक्ति है तो है, और वो उसका प्रदर्शन करने में उनको कहीं कोई हिचक जो है वो महसूस नहीं होती है। और वो उनको पिछले 11 सालों में जो सार्वजनिक काम उन्होंने अपने हाथ में लिए, धार्मिक काम अपने हाथ में लिए, वो उन्होंने पूरा करके दिखाया। बहुत से लोग कहते हैं कि ये काम सरकारों के काम नहीं है, तो इस सोमनाथ मंदिर से लेकर राम मंदिर तक कोई भी काम सरकार के पैसे से नहीं हुआ है। वो सारे काम, मंदिरों का निर्माण और उनका जीर्णोद्धार, ये जनता के पैसे से हुआ है, ट्रस्ट बना करके हुआ है। और सोमनाथ मंदिर की तो पहली आलोचना ये हुई थी कि नेहरू जी जो है उन्होंने साफ कह दिया था कि इसमें 1 रुपया जो है वो सरकारी पैसे का नहीं लगना चाहिए। जबकि उसके बाद अभी पीछे आपको एक और कंट्रोवर्सी याद होगी जिसमें बीजेपी के नेताओं ने ये बताया था कि कैसे सरदार पटेल की बेटी जो है, उन्होंने अपनी किताब में इस बात का वर्णन किया था कि शायद नेहरू जी ये चाहते थे कि बाबरी मस्जिद का निर्माण सरकारी धन से किया जाए। तो अब आप सोचिए कि इसमें हिपोक्रेसी किस ओर है निर्णय। बिल्कुल सौरभ, मैं यही इनफैक्ट यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा था कि जो हिपोक्रेसी है वो आप कितना भी छुपाने की कोशिश करें वो उजागर हो जाती है। एक छोटी सी बात मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। आप अभी कह रहे थे कि अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस क्या करती है, वो उस अतिक्रमण को हटाने का विरोध करती है। जब अब उसके फैक्ट्स सामने आते हैं तब पता चलता है कि वहीं से ड्रग्स की डीलिंग का काम हो रहा है, वहीं से ड्रग्स की लैंडिंग का काम हो रहा है। ये अतिक्रमण के जो एरिया हैं ये लैंडिंग पॉइंट्स बने हुए हैं इलीगल एक्टिविटीज़ के,
और मजे की बात यह है कि जब उस पर अटैक होता है, उसको हटाया जाता है, तो उसके बाद कांग्रेस ही उसका विरोध करती है कि इनको क्यों हटाया जा रहा है। यानी आप एक तरफ से ये भी कह रहे हैं कि जो कानून और व्यवस्था है उसको बना के रखिए, उस पर किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और जब हम देखते हैं कि सरकार उस पर एक्शन लेती है तब आप कहते हैं कि ये एक कम्युनिटी पे अटैक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा नैरेटिव है ये लोग समझने लगे हैं, लोगों को पता चलता है कि ये दोहरी बात हो रही है। लेकिन बीजेपी के एक्शंस में अगर आप देखें, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पे किसी भी कम्युनिटी के साथ हमें भेदभाव करते हुए नजर नहीं आए हैं। उनकी योजनाओं का लाभ अगर मैं कहूँ तो हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग जो हैं, सभी वर्गों के लोग जो हैं वो एक समान उठा रहे हैं। तो सरकार का जो दायित्व है जो कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के, देश के विकास को लेकर के, वो सामूहिक है, वो सबके लिए है। और रही बात अपनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करने की, तो ये तो हर एक को अधिकार है, हमारा संविधान इसकी अनुमति देता है। यदि कोई हिंदू नेता ये करता है तो उस पर आपत्ति होती है, लेकिन यदि आप मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ कर रहे हैं तो